देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा क्या अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगा या ये मुकदमा हुकूमत के लिए एक नया दर्द सर बन सकता है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। एक बिल्ला फंसा हुआ है और वो पंजे नोच रहा है और कह रहा है कि जी अगर मुझसे कसूर हुआ तो मुझे माफ कर दो। सवाल ये है कि पहले तो उस बिल्ले को छोड़ना नहीं है। हमने नहीं कहा था बिल्ले को वापस आओ। अब आया है बिल्ला तो कानून पूछेगा उससे। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। क्या तारीख बदल रही है? क्या पाकिस्तान बदल रहा है? क्या वो होने जा रहा है जो अब तक नहीं हो सका? क्या वो हो सकेगा जो अब तक नहीं हो सका? क्या ये हुकूमत वो कर सकेगी जो कोई नहीं कर सका? ये वो बातें हैं, ये वो खदशात हैं, वो ख्यालात हैं, ये वो इब्हाम हैं जो साबिक सदर चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने के हुकूमती अज़्म के बारे में की जाती हैं, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई वाक़या मौजूद नहीं है जब किसी आमिर को अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो, जब किसी आमिर को कटहरे में आना पड़ा हो। कहा जाता है कि आमिरों का ताल्लुक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे फौज से होता है और उन्हें एक ताकतवर अशराफिया की हिमायत भी हासिल होती है। इसीलिए पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी आमिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और अब भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मौजूदा हुकूमत को परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए सियासी और अखलाकी हिमायत हासिल है? क्या इस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान के सियासी उफक पर कोई तब्दीली रोनुमा हो सकती है? क्या वक्त और हालात गद्दारी के इस मुकदमे के लिए साजगार हैं और क्या गद्दारी का ये मुकदमा अपने हतमी अंजाम को पहुंच सकेगा? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, ज्वाइन किया है मुशर्रफ साहब के वकील हैं बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और PMLN से हमें सिद्दीक़त फारूक साहब ज्वाइन करेंगे। पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद इस टॉपिक पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा बैरिस्टर सैफ साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। परवेज मुशर्रफ साहब को कोई महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा, ये कहना है परवेज रशीद साहब का, तो क्या आप लोग जनरल मुशर्रफ के लिए कोई महफूज रास्ता तलाश कर रहे हैं? मेरे ख्याल में परवेज रशीद साहब अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इस तरह के बयानात देकर। ना कोई महफूज रास्ता मांगा गया है, ना अगर ये महफूज रास्ता देंगे तो उसको उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मुशर्रफ साहब का कोई इरादा है। मुशर्रफ साहब आपको याद है कि मार्च में इसी साल खुद आए थे और बाद में जो भी काफ़ी अरसे तक उनके खिलाफ कोई केस नहीं थे, वो कराची में रहे, इस्लामाबाद आए और काफ़ी दिनों के बाद उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए और उनको जो है वो जमानतें उनकी खारिज हुई और उनको अरेस्ट किया गया और अब बेल पर हैं। इस वक्त टेक्निकली वो बेल पर हैं। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि अगर उन्हें भागना होता तो भागने के कई चांसेस थे, आते ही ना। अगर भागने की बात होती तो आने की क्या जरूरत अच्छा, थी? ये जो मुकदमा कायम किया गया है गद्दारी का, कहा यह जा रहा है, बल्कि आपकी मैं राय जानना चाहूंगी कि इसमें आईनो कानूनी तकाजे जो हैं वो किस हद तक हैं और जाती अनाप किस हद तक है? देखें, आइन और कानून के तकाजे तो बड़े वाजे हैं। आप खुद देख सकती हैं कि परवेज मुशर्रफ ने अगर आइन तोड़ा था तो एक बार नहीं तोड़ा था, फिर इनके मुताबिक 2 बार तोड़ा था। ठीक है, तो पहली बात, पहले को क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि दूसरा मरतबा जो तोड़ा गया तो वो पहले का तसलसल था। पहली बात, 2 अलग अलग फिल्में नहीं थी बल्कि एक ही फिल्म के मुख्तलिफ वो हिस्से थे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या आइन को एक शख्स अकेला तोड़ सकता है? ख्वाहिश तो कोई भी कर सकता है लेकिन उसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए जो भी लोग साथ थे उनको भी इन्वॉल्व करें। अगर नहीं कर रहे तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो क्या? कि वो एक शॉर्ट ट्रायल करना चाह रहे हैं। जाती इंतकाम मियां साहब या उनकी हुकूमत शायद लेना चाह रही है। परवेज जाती अनादी है, जाती है और या शायद खौफ है बाकी मजबूत इदारों का कि अगर उनके लोगों पे हाथ डालेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और शायद सियासी तौर पर इनके लिए ये मुनासिब है कि ये सिर्फ परवेज मुशर्रफ को इंतकाम का निशाना बनाए और इस चक्कर में इंसाफ की जो है जनरल साहब का इदारा तो सबसे ज्यादा मजबूत है। हाँ, लेकिन जनरल साहब का इदारा ही जो है उसी को शायद एनॉय ना करने के लिए उनके साबिक लोगों को और उसके अलावा
کئی لوگ میاں صاحب کے دائیں اور بائیں کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت پرویز مشرف صاحب بہت عزیز ہیں ان کے، بہت عزیز ہیں، بڑے لوگ ہیں، اس لیے ان کو بچانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا جائے۔ شیلا صاحبہ، کیا پاکستان پیپلز پارٹی پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ چونکہ آپ لوگوں کا موقف تو یہ تھا نا کہ جو ٹرائل ہے وہ 1999 سے ہونا چاہیے، اور اب آپ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن جو حکومت ہے وہ 2007 کی ایمرجنسی کی بنیاد پر ٹرائل کرنا چاہ رہی ہے، تو صحیح کیا ہے؟ کیوں دستبردار ہو رہے ہیں آپ اپنے مطالبے سے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ 12 اکتوبر والی بات جو کی ابھی بیرسٹر سیف صاحب نے، وہ بالکل صحیح کی ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 3 نومبر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر 12 اکتوبر نہ ہوتا، اور میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو آرٹیکل 6 کو سیدھا پڑھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے مدد کی، جنہوں نے حمایت کی، جو ساتھ تھے، جنہوں نے ویلیڈیٹ کیا اور جنہوں نے آئینی اس کو تحفظ دیا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہائی لٹریشن کے جو ہیں وہ حقدار ہیں، اور ان کو ہائی لٹریشن ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت 38 لوگ وہ ہیں نواز شریف کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو کہ پرویز مشرف کے مضبوط ترین وہ ٹھیک ہے، آج اخبارات میں خبر یہ ہے اور اس ٹیگ لائن کے ساتھ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 99 سے کرو، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا تو بڑا فوکس تھا اس پہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس اخبار میں، تمام اخبارات میں آج یہ خبر ہے۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ کل بھی آصف علی زرداری صاحب نے، میں وہاں پہ تھی نوڈیرو میں، ان کے پیچھے ہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم راستہ نہیں دینا چاہتے، اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہم تو نہیں دینا چاہتے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ قوتیں جنہوں نے میاں صاحب کی گارنٹر تھیں اور وہ یہاں آئے تھے، ٹرائل سے آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اب وہی 99 سے ہو 2007 سے ہو، وہی قوت 99 سے ہو 2007 سے ہو، نا پہلے 12 اکتوبر 99۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک، صدیق فاروق صاحب۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جی آپ بات مکمل کر لیں شیلا صاحب۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، پرویز مشرف صاحب کو جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ آئین کو 3 سال تک جس طرح چاہیں بگاڑیں، تو جو آپ نے دیوتا تراشا تھا، جو 17 اپنے دیوتا بنائے تھے، وہ بھی ہائی لٹریشن میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ ان کو رائٹ دیا۔ پھر یہ جو 38 لوگ پرویز مشرف کے اٹھ کے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، وہ بھی جائیں گے۔ تو آپ تو 12 اکتوبر کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے میاں صاحب، آپ تو 3 نومبر میں جا رہے ہیں، تو یہ تو ایک مکمکہ ہو گیا نا دیکھل فاروق صاحب، پتہ چل گیا نا مکمکہ ہو گیا۔ اب اسی طرح عمران خان بھی، جی پاکستان پیپلز پارٹی وہی لوگ ہیں۔ جی میں آگے چلوں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کی سیاسی حمایت آپ کو دے رہی ہے، لیکن ان کی کنڈیشن شرط یہ ہے کہ آپ 99 سے ٹرائل کریں۔ آپ لوگ تو اس موڈ میں ہی نہیں لگ رہے ہیں، کیوں نہیں ہیں آپ اس موڈ میں ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ پارس، اور میں اپنی بہن شیلا رضا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ شیلا رضا صاحبہ، بیرسٹر سیف صاحب وہ مظہر باز صاحب سے لڑائی ہے آپ کی؟ جی، وہ میں اصل میں کراچی گیا تھا، تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے میری کچھ گزارشات مانی، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کر کے نہیں آیا، اس لیے موڈ میں کیوں نہیں ہے؟ دونوں مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ میرے دوست ہیں، اور بیرسٹر سیف صاحب پاکستانی بھی ہے، دوست ہیں۔ میں آ رہا ہوں اس پر، اور آپ میرے بھائی ہیں، پردیسیوں کا خیال کریں۔ ہاں، پردیسیوں کا، سوال کا جواب میں آ رہا ہوں، سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ شیلا رضا صاحبہ میرے خیال میں کوئی 12-14 گھنٹے یا 2-1 دن کوئی آگے پیچھے کہیں رہی ہیں، اور اگرچہ وہ بہت پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں بقول ان کے آصف علی زرداری صاحب کے، لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بلے کا، تو شاید وہ انہیں یاد نہیں ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ 99 بلا شبہ بڑا اقدام تھا، اصل کو تھا، آپ لوگوں کے خلاف تھا، اس سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ؟ صرف 2007 پہ اکتفا کیوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں جیسی بھی عدلیہ تھی، اس نے ایک فیصلہ دیا، اور جو بھی پارلیمنٹ اس وقت آئی اس نے انڈیمنٹی بھی دے دی۔ اب اس کیس کو ری وزٹ کرنے کے لیے ہم لے کے جا سکتے ہیں، ری وزٹ، اس پہ بہت ٹائم لگے گا۔ یہ جو معاملہ ہے 3 نومبر والا، یہ بڑا واضح ہے، اور دیکھیے
हुकूमत ने आईनी तकाजे के मुताबिक एक केस रजिस्टर किया और वो प्रोसिक्यूटर है। फैसला अब इंतकाम है नहीं है, 20 को शामिल करना है, 50 को शामिल करना है या 5000 को शामिल करना है, ये अब अदालत के पास मामला है। आज भी परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव कर रही है, जो कुछ कर रही है अदलिया नहीं कर रही है। परवेज देखे ना, परवेज मुशर्रफ साहब के कहने से क्या होता है? परवेज मुशर्रफ साहब ने तो ऐसी ऐसी बातें की हैं। उनके अपना बैरिस्टर सैफ साहब ने एक बात की है, उनके जो वकील थे अहमद रजा, वो रोजाना कहते थे वो जा रहे हैं बाहर, जी अब वकील होंगे, वो रोजाना यहाँ केस लड़ते थे। यहाँ ये जब से MQM में गए हैं वो यहाँ जनाब हमारे साथ प्रोग्रामों में वो कहते हैं, रोजाना कहते थे वो जा रहे हैं, कोई रोक के दिखाए। परवेज मुशर्रफ साहब जा रहे हैं, आजाद आदमी है, वो रोक के कोई दिखाए। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक ये टॉक शोज में फैसला भी नहीं होना, ये तो अच्छा है, प्रोग्राम होते हैं, बातें करते हैं, अदालत नहीं है, इसलिए वो मामला अदालत में है। परवेज मुशर्रफ साहब ने मुल्की गैर मुल्की बहुत से वकील भी कर दिए हैं। सियासी इत्तेफाक राय आपको हासिल है इस मामले में? मेरा ख्याल है कि सियासी इत्तेफाक राय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई वाज़ेह बयान दे दिया है, MQM ने कोई बयान दे दिया है, मजहबी जमातों ने रद्द अमल दे दिया है इस पे? कोई एक आदमी, यानी एक आदमी का मतलब कोई एक जमात में कुछ लोग हों तो हों, बाकी ओवरऑल इस मुल्क में इत्तेफाक राय है कि आइन जब ये इख्तिलाफात होंगे ना कि 12 अक्टूबर से हो या 2007 में, इख्तिलाफ आ गया ना, आपने ऐलान भी कर दिया, वो अखबारात का बयान, अखबारात के बयान का हवाला भी दे दिया। मैंने इसीलिए कहा है कि शैला रजा साहब को बाज़ औक़ात शैला साहब नहीं मान रही ना, नहीं वो पढ़ लेंगी तो ठीक हो जाएगा ना, बाज़ औक़ात नहीं पता होता, मसरूफियत होती है। मुझसे भी कुछ लोग तबसरा चाहते हैं तो मैं कहता हूँ यार मैं आज 12 घंटे से मैं आउट ऑफ टच हूँ, मैं शहर से बाहर था, मैंने टीवी नहीं देखा, अखबार नहीं पढ़े, तो मैं तबसरा नहीं करूंगा। चलें ठीक है, मैं फिर मज़हर अब्बास साहब का तबसरा ले लेती हूँ। मज़हर अब्बास साहब, कुछ सवालात हैं, क्या हुकूमत के पास आप समझते हैं कि मुकम्मल इत्तफाक़ राय मौजूद है इस हवाले से? दूसरी बात ये कि 99 से ट्रायल क्यों नहीं? और तीसरी बात ये कि क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस मुतालबे से पीछे हट रही है? महसूस हो रहा है ऐसा कुछ? देखिए पारस, पहली चीज़ तो ये कि जो लोग दस्तूर को मानते हैं उन्हें इस चीज़ को भी मानना चाहिए कि जिसने दस्तूर को तोड़ा है उसको बहरहाल ट्रायल होना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ बड़े खुशकिस्मत हैं कि उन पे आर्टिकल 6 भी लगा है, उसके बावजूद वो आज़ाद हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ले लें, बेनज़ीर भुट्टो को ले लें, मियाँ नवाज़ शरीफ को ले लें, ये सब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे जी। परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह आइन तोड़ के नहीं आए थे, लेकिन इनके साथ क्या सलूक हुआ, इनको किस तरीके से जेल में रखा गया, इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स में रखा गया, क्योंकि वो इलेक्टेड सिविलियन थे, इसलिए उनके साथ वो रियायत नहीं थी। चीज़ ये कि अगर किसी ने दस्तूर तोड़ा है, ये बात अजीब सी लगती है कि 12 अक्टूबर से शुरू किया जाए। पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी ने खुद 12 अक्टूबर से क्यों नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी का मुझे बिल्कुल भी मंतक समझ में नहीं आती। देखिए मेरी नज़र में, हो सकता है बहुत से लोग इख्तिलाफ करें, मेरी नज़र में 3 नवंबर ज़्यादा सीरियस मसला है जी। इसलिए कि 12 अक्टूबर को आपने आइन तोड़ के इख्तिदार पे कब्जा किया, पार्लियामेंट को तोड़ दिया, सब कुछ किया। 3 नवंबर को पार्लियामेंट भी मौजूद थी, पार्लियामेंट के थ्रू आप करवा सकते थे, पार्लियामेंट को बाईपास किया आपने जुडिशल कू किया, आपने मीडिया के खिलाफ कू किया, उसके बाद ना किसी कोर्ट ने आपको जो है वो इससे बरी-उज़्ज़िम्मा किया, और ना ही 2007 के बाद पार्लियामेंट ने इस चीज को आपको ओके किया। तो सवाल ये है कि आपको 3 नवंबर में आपके पास प्राइम मिनिस्टर भी था, सारे लोग थे, लेकिन आपने बहैसियत आर्मी चीफ आपने एक इमरजेंसी, और जिसको नाम दिया इन्होंने इमरजेंसी प्लस का जी, वो आपने नाफिज कर दी अपनी हिफाजत के लिए। उसके बाद आपने जुडिशरी को 2 मरतबा आपने 11 सालों में 1999 के बाद आप जुडिशरी को बिल्कुल इस तरीके से आपने ट्रीट किया कि जब चाहे वो आपके हक में फैसला दे दे, और जब अगर फैसला आपके हक में नहीं आ रहा तो आप उसको फारिग कर दें। ठीक। तो 3 नवंबर का जो इक़दाम है, देखिए अगर मैं 2 कत्ल भी करूं तो सजा एक ही है, ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, अगर मैं दोहरा कत्ल भी करूं तो सजा एक होगी जी। ठीक। एक बात और बता दें, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो सियासी इस ट्रायल को सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रही है। क्या लगता है क्योंकि जो मसाइल हैं उनसे अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है ये, क्या आप समझते हैं ऐसा है? देखिए एक तो ये बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर उनकी पुअर गवर्नेंस है वो अपनी जगह है,
لیکن ٹرائل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میاں نواز شریف پہ جب ہائی ٹریزن کا سیڈیشن کا کیس بنایا گیا تو پرویز مشرف براہ راست کمپلیننٹ تھے اس کیس کے اندر, لیکن پرویز مشرف نے آ کے بیان نہیں دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو آرمی چیف سمجھتے تھے, وہ کیوں آ کے بیان دیتے. حالانکہ ہائی جیکنگ کا کیس, ہائی جیک جو ہوئے تھے وہ پرویز مشرف تھے, ان کو چاہیے تھا اس وقت کورٹ میں, لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی. حالانکہ کمپلیننٹ نے آ کے بیان نہیں دیا, لیکن میاں نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی اور باقی لوگوں کو بھی ہو گئی, اور اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا, انہوں نے جو بھی معافی ہوئی, ایگریمنٹ ہوا. لیکن یہاں جو صورتحال ہے, ایک ٹرائل تو ہونے دیں, جیسے بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں, یا شریف الدین پیرزادہ صاحب کی بھی اس میں رائے اگر شامل ہے, کیونکہ شریف الدین پیرزادہ بابائے نظریہ ضرورت ہیں, انہوں نے ہر اللیگل اور ہر ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ بچنے کا راستہ دکھایا ہے. تو ہو سکتا ہے ٹرائل تو ہو, آپ نے کہا ٹرائل ہو, لیکن سوال یہ ہے نا کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے گا, اسموتھلی چلے گا یہ ٹرائل؟ دیکھیں منطقی انجام کیا ہوتا ہے. منطقی انجام یا تو بری ہوں گے یا سزا ہوگی. فیصلہ چیز یہ ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ وہ اپنے ڈیفنس میں پرویز مشرف صاحب یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ یہ 12 اکتوبر یہ لوگ میرے ساتھ شریک تھے, ٹھیک ہے, یہ لوگ ان لوگوں کی رائے پہ میں نے دیا. چلیں ٹھیک ہے, باتیں ہو سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, میں دوبارہ آتی ہوں. وہ 3 نومبر کا کیس ہے. ٹھیک ہے, آپ جواب دینا چاہیں گے سب کا؟ سوال کر لوں. میاں نواز شریف صاحب کے خود ساختہ ترجمان جناب مظہر عباس صاحب کو میں کیا جواب دوں گا؟ ان کی تو اپنی تمام بات چیت جو ہے وہ اپنی منطق کو نیگیٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ پارس, یہ جو نہیں اب آپ بول گئے نا جو آپ نے بولنا تھا. اب میری بات سنیں, اب آپ حوصلے سے میری بات سنیں. آپ کی بات ہم نے سنی, اب آپ میری بات سنیں. میاں صاحب کے ترجمان ہیں, آپ آرام سے بیٹھ جائیں. وزیر اطلاعات کی کرسی ابھی بھر چکی ہے پرویز رشید صاحب ہیں. آپ نے ابھی شریف الدین پیرزادہ پہ اٹیک کیا, آپ نے ابھی شریف الدین پیرزادہ پہ اٹیک کیا. اچھا چھوڑیں, بہرحال ترجمانی مبارک کو آپ کو, لیکن ملنا کچھ نہیں آپ کو. اب دوسری بات پہ صاحب کو جواب دینے دیں. نہیں, میں ان کا ساتھ نہیں ہوں, وہ میرے سینئر ہیں, میں ان کو جواب دوں گا. اچھا اب آپ میری بات سنیں. ان کی اپنی منطق دیکھیں کہ انہوں نے ابھی آپ کے بات کے جواب میں, آپ نے سوال کچھ اور پوچھا تھا, جواب یہ کچھ اور دے رہے تھے, لیکن اپنی جواب میں انہوں نے اپنی بات کو کنٹریڈکٹ کیسے کیا. انہوں نے کہا کہ ساری بات کی کہ پرویز مشرف نے جوڈیشری کو یہ کیا, استعمال کیا, غلط فیصلے کروائے, یہ کیا اپنی منمانی. میں بات کر رہا ہوں نا, میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں, میں ان کی بات پہ کمنٹ کر رہا ہوں. انہوں نے یہ سب کچھ کیا, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہے, اس پہ آپ بات ہی نہ کریں, بات صرف کریں 3 نومبر پہ, ٹھیک ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, سیلیکٹیو جسٹس جس کو کہتے ہیں, اس کی ایک بالکل مثال ہے کہ وہ چونکہ وہ خلاف جا رہا ہے, وہاں پہ افتخار چودھری صاحب کے گلے میں پھر پھندا پڑتا ہے, وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے اور ساتھیوں کے گلے میں پھندا پڑتا ہے. دونوں اقدام ایک شخص نے کیے نا, لیکن کیے ہیں نا, تو دونوں, تو پھر آپ ایک کی معافی کیوں دے رہے ہیں؟ بات تو یہ. اور 18ویں ترمیم نے, جیسے صدیق الفاروق صاحب نے کہا, 18ویں ترمیم نے مکمل طور پہ واش آؤٹ کر دیے وہ تمام ڈیفنسز کہ جس کے نتیجے میں آپ 12 اکتوبر کو سیکرنٹ قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ ٹرائی نہیں کر سکتے. اب آپ سب کچھ ٹرائی کر سکتے ہیں. ہر وہ اقدام جو آئین کی خلاف ورزی میں کیا گیا ہے, صرف ان لاز کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے جو ایمرجنسی کے دوران بنائے گئے تھے. یہی فیصلہ تھا, یہی 18ویں ترمیم کا وہ تھا. اس کے علاوہ ہر چیز اب ایکسپوز ہو گئی ہے. تو جب ایکسپوز ہو گئی ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر پرویز مشرف تو ویسے ہی آپ کے پاس خود چل کے آیا ہے نا, وہ تو پاکستان خود آیا تھا, آپ تو لے کے نہیں آئے. اب اس کو سزا دیں, بالکل دیں, لیکن جو 7 شریک جرم تھے ان کو کس خوشی میں آپ معاف کریں؟ مطلب کوئی دلیل تو دیں نا. اچھا, ابھی جو بات میں نے ان سے بھی کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی توجہ ہٹاؤ جو ڈرامہ ہے وہ چل رہا ہے, کیونکہ اس مقدمے کے حوالے سے کیا لگتا ہے حکومت ایسا کرے گی, ایسا کچھ سوچ رہی ہے کہ ان چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے جو عوامی مسائل ہیں اور پھر ٹرائل پہ توجہ مرکوز کر دی جائے؟ یہی ہونا ہے. میڈیا دیکھیں نا, میڈیا کا کتنا ٹائم اب اس ایشو پہ کنزیوم ہو رہا ہے. اور ایک اور بات ہے, صدیق الفاروق بیانات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں جملہ مکمل کروں. صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ اتفاق رائے ہے اس بات پہ کہ میڈیا کا ٹائم مشرف صاحب بھی آج کل بڑا لے رہے ہیں. آج بھی ایک چینل پہ ان کا انٹرویو, تو کس لیے لے رہے ہیں کہ اب یہ ایشو انہوں نے کھڑا کیا, انہوں نے تو نہیں کھڑا کیا. میں عرض کروں, ایسے تاثرات کیوں ابھر رہے ہیں, پہلے یہ بتا دیں. تاثرات نہیں ابھر رہے, تاثرات جو آپ پروگرام کرنے والے ہمارے, یہ ہم کر رہے ہیں. نہیں, آپ سوال اٹھاتے ہیں نا, یہ الزامات لگ رہے ہیں. کیا کون سا الزام لگ رہا ہے؟ یہ اسی طریقے کے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو سالو نہیں کر پا رہے, ان سے توجہ ہٹا رہے ہیں, دوسرے ایشوز پہ توجہ لگا دیتے ہیں لوگوں کی. جب یہ آرٹیکل 6 کے تحت حکومت مقدمہ ابھی درج نہیں ہوا تھا, تو آپ لوگوں کے پروگرام, میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ تک کہ دیکھیں جی حکومت جو ہے
वो तो कुछ कर नहीं अपना रही। मुकदमा ही नहीं दर्ज कर रही। ठीक। इन्होंने तो कमिट किया था, वजीर आजम ने तो पार्लियामेंट में बयान दिया था, मुका हो गया जी, वहां से प्रेशर है, वहां से प्रेशर है। वो तो आप शैला साहब सुने ना, कह रही हैं, नहीं मुका। नहीं आप लोगों ने, आपके प्रोग्रामों में हुआ, बयानात आए, लिखा गया। अब जब वो आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने किरदार अदा किया और वो स्पेशल कोर्ट बन गई, अब जी वो तवज्जो हटा रहे हैं। भाई खुदा के बंदो, इस पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक आइन तोड़ने वाले पर आइन और कानून के मुताबिक एक मुकदमा चलना शुरू हुआ है। अच्छा, अब किसको, मैंने पहले भी, अब बैरिस्टर साहब साहब ने एक बात की कि कौन शरीक है कौन नहीं है, किस पर मुकदमा चलना है, किस पर कितना उसका जुर्म है, किसने कितनी इयानत की है, कितनी अबेटमेंट थी, कितनी सपोर्ट थी, ये इनके वकील, गवर्नमेंट जो है प्रोसिक्यूटर होगी, ये डिफेंस में जाएंगे, ये अपनी शहादतें देंगे, फैसला फिर अदालत में देना है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि इस तरह की बातें कि इंतकाम हो रहा है वो, और मजहर अब्बास साहब या मैं या आप अगर कोई राय दें आइन हाँ, पर, राय से एक इख्तिलाफ लम्हा, हो सकता है, ठीक। तो वो तर्जुमान हो गया है, वो तर्जुमान हो गया, और ये फिर एक लम्हा, और ये कहना कि जी आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर बैरिस्टर साहब साहब को तर्जुमानी में बहुत कुछ मिला। तो बैरिस्टर ये साहब सवाल साहब पैदा होता है, इस तरह ना करें, आप मेरिट पर बात करें, अगर चाहिए अदालत नहीं है बात करें आप। चले मेरिट पे ही बात कर लेते हैं। एक बात और बता दें, फिर शैला रज़ा साहिबा से सवाल मैं करूंगी कि इस ट्रायल का आपके ख्याल में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, या आप लोगों को ये उम्मीद है कि इस ट्रायल में से निकलकर जनरल मुशर्रफ हीरो बन जाएंगे? देखें जी, ट्रायल से निकलने या ना निकलने के बारे में कोई बात करना तो मैं समझता हूँ कि एक मुस्तकबिल पे कयास आराई होगी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इनकी नीयत तो यही है कि परवेज़ मुशर्रफ को अकेले तनहा करके उसको लटकाया जाए, जो मैक्सिमम उनको डोज सजा की मिल सकती है वो मिल जाए, ताकि माजी के बदले भी उतर सकें, और कौम के आगे ये जो एक है कहानी के जी, वैसे तो इत्तेफाक राय कौम का सदीकुल फारूक साहब ने कहा इस बात पे है, मैं समझता हूँ कौम का इत्तेफाक राय इस बात पे है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, और इसके लिपटने के अब बिल्कुल इन्होंने खुद अपने लवाजमात कर ली। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए इनके पास इस वक्त और कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को डॉक में खड़ा करके एक ड्रामा खेला जाए। वो 2-4 महीने ये ड्रामा खेल जाएंगे, उसके ये ड्रामा ही होगा ना, जिस तरीके से आपने आइन और कानून पर अमल करना ड्रामा है। आइन और अफसोस है कि ये मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं जो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, नहीं, मैं अपने आप को आइन कहता की नहीं हूं। ABC का नहीं पता, मुझे इन्हें ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन्हें ये नहीं पता कि कानून क्या है। आपको वो आदमी जो मार्शल लॉ को डिफेंस उसका डिफेंड करे, उसे कानून का पता। अच्छा चलें, वो कोई माकूल आदमी है, वो कोई रूल ऑफ लॉ चाहता है। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा कानून के तहत करें ना, कम कानून के तहत करें ना, फिर इससे ज्यादा नाहल हो नहीं सकता। कानून तो आपको कहता है सबको फिर लाओ और सबको लाओ भाई, तो मैं कानून तो ये आर्टिकल 6 और पढ़ लो, जो उसके बाद आदमी मेरी ये बैरिस्ट्री कहे पेशा करो कि जी फलां को बुलाएं, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उससे ज्यादा प्रिज्यूम करने वाला, उससे ज्यादा फैसला देने वाला खुद इन्होंने अदालत में लगाई। मुझे नहीं सामने बात करें, सामने बात करें, सामने उनको आपसे बात करें, मुझसे ना बात करें, मैं उनसे एड्रेस कर रहा हूँ। आपने मेरी क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया, आपकी कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, आपसे ज्यादा तालीम याफ्ता हूं। छोड़ो, नवाज शरीफ की नौकरी ना करो, छोड़ो, रहे वो कुछ नहीं रहेगा। शैतान इब्लीस की तरह कि जनाब अली इबादत कर रहा है, इबादत कर रहा है, उसके बाद खड़ा हो जाए अल्लाह की तरफ। कानून और आईन ये कहता है, आईन ये कहता है, आर्टिकल 6 ये कहता है कि 23 मार्च 1956 से कराया जाए। हम कहते हैं चलो 12 अक्टूबर 1999 से शुरू कर दो, वो 56 वालों को आपके वकील अदालत के सामने कहे ना जाके। ठीक, आगे थोड़ा सा अभी जिक्र हुआ ज़रदारी साहब का भी। शैला रज़ा साहिबा, ज़रदारी साहब ने जो ये बात कही है कि सियासी कुव्वतों को लड़ाकर दूध पीने वाला बिल्ला अब झगड़ा जा चुका है, क्या आप समझती हैं वाकई यही सूरत हाल है? क्या ऐसा तो कुछ नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनको समझा जा रहा है कि वो झगड़े जा चुके हैं या गिरफ्त में आ चुके हैं, कहीं ये सूरत हाल, ये ट्रैप हुकूमत के लिए तो नहीं हो सकता? देखिए, आसिफ साहब ने जो कहा, मैं दोबारा कह देती हूँ, सिद्दीक फारूक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे। हमने कहा कि जी सियासी कुव्वतों को हमेशा लड़ाया गया है, हम जो है मौजूदा सिस्टम को डिरेल नहीं होने देंगे, आप कदम बढ़ाएं अच्छे कामों के लिए। और ये बिल्ला जो खुद ही चल के आ गया है, जो हर दफा बालाई खा जाता है, इसको आपने पकड़ा हुआ है तो आप इसको जकड़ें। तो हम ये समझते हैं कि ये सही जकड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि अगर 12 अक्टूबर ना होता तो 3 नवंबर नहीं होता। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सैफ साहब कि
18वीं तरमीम ने असेंबली का ये हक कि वो वैलिडिफाई करे, ये खत्म वैलिडेट करे, ये खत्म कर दिया है। तो ये कह के उनको जो कह दिया गया कि ये असेंबली ने कर दिया गया था, ये गलत है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 नवंबर में आपने जिसने उनको समरी बना के भेजी कानून की कि आप ये कर दो, उसको तो आपने अपना लॉ मिनिस्टर बना, और उसके बाद जो है जो वजीर आजम है जो यहाँ का शहरी नहीं है उसको आप बड़ा वो बना रहे हैं। तो आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं ना, क्योंकि आपको भी जो उनके आपके गारंटर बने थे कि आपको यहाँ आने दिया जाए, वो उस वक्त उनके गारंटर है। हमें जो ताना दे रहे हैं लोग कि आपने नहीं किया, तो मौजूदा हुकूमत इस मुजरिम के ऊपर से ये हेलीकॉप्टर और इतने कमांडोज क्यों नहीं हटा लेती भाई। और मेरा कहना यही है कि इमरान खान साहब भी इसमें फेयर नहीं है। वो जो दानियाल अजीज हैं जो कि आखिरी वक्त तक परवेज मुशर्रफ के साथ थे, वो भी आज उनके साथ हैं। तो ये तो मुकमुका तो यहाँ हुआ है दोनों का इस बात पे कि आप एक ऐसा मुकदमा बनाओ जिसमें उनको क्लीन चिट मिल जाए, तो अकेले उनको कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रही हूँ, ये तो क्लीन चिट देने की बात है। ठीक, मैं एक ब्रेक यहाँ पे लूंगी। और जो बात हम कर रहे हैं कि इस मुकदमे में सिर्फ सिंगल आउट जनरल मुशर्रफ को कर देना क्या इंसाफ के तकाजे पूरे करता है, इस पर जरा मजीद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि इस मुकदमे के दौरान या इस मुकदमे के बाद आप हुकूमत के और फौज के जो ताल्लुकात हैं उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, और क्या लगता है कि क्या आर्मी अपने साबिक सरबरा का ट्रायल होने देगी, और जब ये मुकदमा चल रहा होगा तो क्या ये भी बता दीजिएगा कि लगता है हुकूमत कोई प्रेशर्स नहीं लेगी, ना दोस्त ममालिक के, ना अक़वाम मुत्तहिदा का, चूँकि वहाँ पर भी तो इन्होंने मुशर्रफ साहब के जो वकीला हैं उन्होंने एक अपील की हुई है। देखिए, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन अपने किसी साबिक सरबरा का साथ ले या न ले, लेकिन एक फ़र्क ज़ाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स की बात आई थी और उन पे करप्शन के इल्ज़ामात की बात आई थी और उन पे मुकदमा चलने की बात आई थी, तो आर्मी ने ये पोजीशन ली कि जी इनका ट्रायल हम करेंगे, हालांकि वो रिटायर हो चुके थे, और उनको दोबारा इन सर्विस करके उनका कोर्ट मार्शल करने की बात की गई थी। उसका क्या हुआ हमें नहीं पता। मुशर्रफ साहब भी यही प्ली ले रहे हैं। इस मामले में आर्मी ने क्यों ये पोजीशन नहीं जी क्यों नहीं ली, लेकिन वो प्ली तो रिजेक्ट हो गई है उनकी, लेकिन आर्मी ने वो प्ली इस केस में नहीं ली। आर्मी ने नहीं ली, ये तो मुशर्रफ साहब के वकील है, उनका राइट है, वो लेते रहें। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, बैरिस्टर सैफ साहब पता नहीं क्यों बुरा मान गए इतने, क्योंकि मैंने तो हकायक पर मबनी बात की थी। अगर वो हकायक से हटकर बात हो तो अलग बात है कि क्या लॉ ऑफ नेसेसिटी को शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने डिफेंड नहीं किया है, क्या वो नहीं रहे हैं। आप जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी कुछ फैक्ट्स पे मबनी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने तो अपनी एक राय दी थी कि मेरे नज़दीक 3 नवंबर जो है वो ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम है। वो 12 अक्टूबर को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कर दिया, उसको ओके कर दिया, और पार्लियामेंट ने भी, उस वक्त की पार्लियामेंट ने भी ओके कर दिया। तो उस चीज़ को तो उन्होंने क्लियर कर दिया था। मैं उसको गलत समझता हूँ। मैं समझता हूँ 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्यादती की और उस वक्त की पार्लियामेंट ने भी ज्यादती की है। लेकिन ये जो एकदम जो है उनको इतना बुरा लगा, तो मैंने तो सिर्फ एक आईना दिखाया था। अगर वो गलत है तो आप ये कहें कि नहीं, लॉ ऑफ नेसेसिटी नहीं, वो उसके मौजूद हैं, उन्होंने नहीं डिफेंड किया अमरों को। ये अगर बात हो तो मैं इस बात को तस्लीम करूं कि हाँ आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन पर्सनल एक्यूजेशन अवॉइड करनी चाहिए। आप एक सीरियस ट्रायल में जा रहे हैं, आपको सीरियसली उस ट्रायल को लड़ना चाहिए, उसे डिफेंड करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बिल्कुल हो सकता है अब तक जो उनको कंसेशंस मिली हैं, देखिए वो मैंने वही कहा कि सिविलियन रूलर्स को वो कंसेशंस नहीं मिली, ठीक, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स मिली हैं, ठीक है, उनको बदतरीन जो है वो जेल मिली है। लेकिन मुशर्रफ साहब को ऐसा नहीं मिला। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं मुशर्रफ साहब को भी उस जगह पर डाल दिया जाए, लेकिन किसी न किसी जगह अपने घर में वो हाउस अरेस्ट हैं, और अब तो वो बेल पर हैं, अब तो वो इंटरव्यू भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, सब कुछ। वो इज अ फ्री सिटीजन फॉर ऑल पर्पसेस। तो वो अपनी जगह बात है। ठीक, बात सिर्फ ये है कि जाहिर है कोई ना कोई
इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। अच्छा मजहर अब्बास साहब एक शॉर्टली जवाब दे दें, मैं जाती तौर पे समझता हूं, गवर्नमेंट आप समझते हैं प्रेशर में आ सकेगी जब ये मुकदमा चल रहा होगा? आ सकती है दोस्त मुमालिक के या किसी भी और प्रेशर में? देखिए पारस, ये मैंने इससे पहले भी एक जगह बात की, ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे ये नज़र आता है कि ये मियां नवाज शरीफ का ज़ाती मसला है। अच्छा। ज़ाती मसला उस लिहाज से कह रहा हूँ कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसका जाहिर एक आदमी वो भूले नहीं है। उनके साथ जो जनरल महमूद ने किया है और दूसरे जनरल ने किया है वो भूले नहीं है। मुझे ये लगता है कि परवेज मुशर्रफ साहब का ट्रायल होगा। ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि शायद मियां नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि उनको कन्विक्शन हो और कन्विक्शन के बाद वो पार्डन की सिचुएशन में आए और फिर मियां नवाज शरीफ उनको माफ कर दें। ठीक, ये वही चीज जो मियां नवाज शरीफ ने की, शायद वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ भी इसी सूरत में आए और फिर उनको माफ कर दिया जाएगा। प्रेशर तो ये गवर्नमेंट नहीं ले सकती, प्रेशर आएगा तो मियां नवाज शरीफ को शायद उनको रिहा भी सिद्दीक फारूक साहब, कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं फिर इस मामले में, चूंकि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान और ताहिर कादरी भी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप जानते हैं ना कि माजी में जब ऐसी सूरत हाल हुई तो इस्टेब्लिशमेंट ने फिर उसका फायदा उठाया है। तो क्या इस तरह के कुछ खदशात या इस तरह की कोई अंदेशे हो सकते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि जिसने भी आइन तोड़ा, आइन के अंदर उसकी हैसियत मुतय्यन कर दी गई है कि वो कौन है। ठीक है। हाई ट्रीजन है, उसके लिए कानून बन गया, सब कुछ हो गया। अब अगर कानून के और आइन पर चलने से कोई रोकता है पाकिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि वो एक गद्दार को और गद्दारी को सपोर्ट कर रहा है। आइन इसी मुल्क में टूटे हैं ना, आइन की हम बात करते हैं तो टूटते रहे हैं ना, कभी कभी फिर वो मामला जो है एनफ इज एनफ, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रा कर, मतलब बरतानिया में भी टूटते रहे। बरतानिया का जनरल क्रॉमवेल ने भी एक काम किया, उन्होंने लाश उठा के बाहर निकाल के फांसी भी लटका दी, फिर उसके बाद तो कुछ ना हुआ। मैं ये अर्ज कर रहा हूं सिर्फ कि एक वक्त आखिर कौमों की जिंदगी में आता है जब खराबियां जो हैं उनका मजीद इर्तिकाब नहीं होता। मैं समझता हूं ये राइट टाइम है। आपने कहा क्या ये राइट टाइम है? मैं ये समझता हूं कि इस वक्त मुल्क जिस ट्रायल हो जाएगा, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, है ना? पहले ट्रायल होना चाहिए। ये जो सवाल है, यानी इसका मतलब ये है कि अदालतें अपना किरदार ना अदा करें। कर रही हूं, हुकूमत प्रायोरिटी बेसिस पे इसको ट्राई करे। हुकूमत प्रायोरिटी पे बिजली का मसला भी हल करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत क्यों, आपको पता नहीं? आवाम को शिकायतें नहीं है आपसे? आवाम को आप रोते हुए देखते और सुनते नहीं हैं कि किस तरह बिजली का नया मंसूबा 7 साल में मुकम्मल होता है। कोयले की बिजली जो है वो 4 साल में नहीं। एक लम्हा आप दाएं बाएं ना जाएं। नहीं, दाएं बाएं नहीं, मैं इसीलिए मैं अर्ज करूं, आप ये देखें कि कितने बिजली के पैदावारी मंसूबे शुरू हो चुके हैं। ठीक, तो यही कर सकते हैं ना। ठीक, एक और बात, परवेज मुशर्रफ साहब, बैरिस्टर सैफ साहब आज कल इंटरव्यूज दे रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और अगर किया है तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो गलत काम नहीं किया और वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो फिर यही बात समझ में आती है ना, तो कोई तो ऐसा काम होगा, कोई तो ऐसी बात होगी जो उनकी नज़र में गलत हुई है 1999 में या 2007 में। आपके ख्याल में कहाँ हुई है, कौन सी हो सकती है? देखें, इस बात का बेहतर जवाब तो मुशर्रफ साहब खुद ही दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो जिस तनाज़ुर में बात की थी उनसे पूछा गया था कि बाज़ और लोग भी गलत काम करते रहे और बाद में आकर उन्होंने माफ़ी मांग दी और कौम ने उनको माफ़ कर दिया। तो मुशर्रफ साहब ने भी इसी तनाज़ुर में कहा कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, अगर कौम को मेरी किसी हरकत से या किसी इकदाम से तकलीफ पहुंची है। क्योंकि यकीनन एक टीवी इंटरव्यू की हद तक ये एक स्टेटमेंट थी और उन्होंने इखलास के साथ ये बात की। जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब कहते थे कि मैंने माजी में आमिरों का साथ दिया, लेकिन 9 मार्च को जब कोई मुझे नौकरी से हटा दिया गया तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये 8 साल तक तो मैं मामिरों का साथ देता रहा, तो फौरन वो अच्छे इंसान बन गए और उनको आइन की बालादस्ती नजर आने लगी। तो ऐसे तो हमारे मुल्क में होता है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो आपने बात की ना इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कि लॉ ऑफ नेसेसिटी की जो मज़हर अब्बास साहब ने की, पहले तो मैं उनको ज़रा मेरी तरफ से चले मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ कि उन्होंने दिल पे ले लिए मेरे अल्फाज, हालांकि मैंने उनको कोई स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया था। लॉ ऑफ नेसेसिटी के मौजूद जो है वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब नहीं है, उनको किताब पढ़नी चाहिए। उनके जो मौजूद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इस पाकिस्तान के, जिनमें से एक बहुत बड़े जज का नाम चौधरी इफ्तिखार
وہ تو پرانے تھے نا, افتخار چودھری صاحب تھے, ٹھیک ہے, اچھا یہ سارے تھے, یہ سارے اس کو سر اب آپ دوسروں کی بات کی سننے کا حوصلہ رکھیں. آپ جب بات کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا, اب آپ میری بات سننے کا حوصلہ رکھیں, کوئی بات سیاسی کارکن ہے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے پارڈن کا, آپ نے کہا نا پارڈن شارڈ, ان کا ارادہ یہی ہے, یہ ان کا پلان یہی ہے کہ وہ مشرف صاحب کو فوری طور پہ سزا دے دیں گے, اس کے بعد یہ کریں گے کہ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ مشرف صاحب ان کو ایک معافی نامہ لکھ کے دیں کہ جی وہ مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں, اور یہ ان کو معاف کر دیں گے, اور اس طرح ان کا وہ بدلہ اتر جائے گا پرانا. اور مظہر عباس صاحب نے اپنی گفتگو میں اسی طرف اشارہ کیا کہ شاید میاں صاحب کو دکھ پہنچا ہے اور وہ کچھ اس طرح کی بات بھی ذاتی انتقام کی, لیکن میاں صاحب نے بار بار یہ کہا ہے اور ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے مشرف صاحب کو معاف کیا اور میرا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ٹرائل جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس میں جو آئینی اور قانونی تحفظات ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا جو لوگ مشرف صاحب کے ساتھ شریک تھے, کیا آپ لوگ فورس کریں گے کہ وہ اس مقدمے میں عدالت میں آئیں, مقدمے میں شامل ہوں؟ کیا آپ اصولی طور پر اور آئین اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو شامل کیا جائے. شریک جرم افراد کے بغیر جرم کی جو باڈی ہوتی ہے, جو جسٹ ہوتی ہے, وہ اپروو نہیں کر سکتے, ایکٹسریس نہیں پروو کر سکتے. ایک سیکنڈ شیلا رضا صاحبہ, آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات کی, تو کیا صرف مشرف صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے سے آئین کے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے جو پردہ نشینوں کے نام ہیں انہیں بھی سامنے لایا جائے, انہیں کس چیز کی معافی؟ دیکھیے میں بہت دیر سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جب تک میرے گھر میں کوئی نہیں گھسے گا, پہلا جرم نہیں کرے گا, وہ باقی کمروں میں کیسے جائے گا؟ ٹھیک, تو میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ 12 اکتوبر کو اگر آپ نہیں لائے تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے ان کو آئینی پروٹیکشن دیا, جنہوں نے اسمبلی سے پروٹیکشن دیا, آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں. ایک آپ کے دیوتا تھے 17 کا گروپ, اور ایک آپ کے وہ 38 لوگ ہیں جب آپ کے ساتھ آ گئے, اور یہی حال جو ہے وہ پی ٹی آئی میں بھی ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ چلے گئے. تو بہتر یہ ہے کہ جو ڈھیلا ڈھالا مقدمہ آپ نے بنایا ہے 3 نومبر کا, اس میں شوکت وہ جو وزیر اعظم تھے شوکت عزیز وہ تو ہے ہی نہیں, اور وزیر قانون آپ کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 6 میں معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آرٹیکل 6 خالی آرٹیکل 6 میں پڑھا مشرف صاحب کے خلاف چلانا ٹھیک ہے, ان کے ایڈوائزرز مدد دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک منٹ ہمارے ہاں ایک منٹ جی جی دیکھیے, جو ہمارے ہاں بھٹو شہید کے کیس میں جب ججز ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم پہ دباؤ تھا, آج بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. ابھی جو ان کو سیکیورٹی ہے, وہ عدالت کیا تھی, یہ 18ویں ترمیم پارلیمنٹ نے پاس کی ہے, وہ معاملہ تو ہو گیا ختم. ایک بات آپ بار بار فرما رہی ہیں, سنگل آؤٹ تو اکیلے کر رہے ہیں نا بھائی, ابھی معاملہ عدالت کے پارٹی میں ہے جو شاید آپ سے زیادہ قریب ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اگر میری پارٹی میں بھی ہے اور عدالت ان کو بلا لیتی ہے, انہوں نے جو بات کی ہے, یہ ان کی وکیل جب جائیں گے تو عدالت بلا لے گی نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس منیر, جلدی سے, جسٹس منیر جو تھا وہ نظریہ ضرورت کا خالق تھا. دوسری اس کے علاوہ یہ بات ہے, بھولے نہیں ہیں, یہ انہوں نے جب معافی کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے, رہ گئی بات ذاتی معاملہ کی. جی وہ انہوں نے ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ شاید نواز شریف صاحب انہیں اس طرح سے معاف کر کے برابر کرنا چاہتے ہیں. حضور ایک ان کی بھی رائے ہے, وہ خدا کے بندو فیصلہ تو آنے دو, پری ایمپٹ کر رہے ہو, پریزیوم کر رہے ہو, اپنے فیصلے سنا رہے ہو, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں اپنے فیصلوں سے پہچانی جاتی ہے نا, شاید وقت آ گیا کہ ہم بھی اپنے تاریخ میں اپنے فیصلے سے اور ایک بات میں کروں گا, کوئی آدمی اور کوئی ادارہ جو آئین کے ماورا کوئی راستہ روکے گا وہ غداری کا مرتکب ہوگا, نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب, آپ کا بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی رہنما موجود تھی, سینئر اینالسٹ مظہر عباس صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.